आपका फिर से स्वागत है। मैं अमरीश। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सक्सेस को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन। आज इसरो की नज़र चांद पर नहीं बल्कि सूरज की तरफ। आइए समझते हैं इस मिशन को गहराई से आज के इस वीडियो में। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो स्पेसिफिकली सूरज को स्टडी करेगा। लेकिन जैसे चंद्रयान चांद पर लैंड किया था, वैसे आदित्य सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सूरज को जांचेगा। इनफैक्ट ये स्पेसक्राफ्ट धरती के ज्यादा करीब होगा। सूरज से मिशन के दौरान स्पेसिफिकली कहा जाए, लॉन्च होने के बाद ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लैग्रांज पॉइंट L1 के अराउंड एक हैलो ऑर्बिट में घूमेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने में इसको करीब 4 महीने का समय लगेगा, और अगर एक बारी वहां पहुंच गया तो 5 साल तक वहीं रहकर सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इसलिए सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आएगा कि लैग्रांज पॉइंट क्या होता है। लैग्रांज पॉइंट दोस्तों वो अनोखे पॉइंट्स हैं स्पेस में जहां पर 2 स्टेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है। सूरज और धरती को अगर यहाँ हम कंसीडर करें तो 5 लैग्रांज पॉइंट बनते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये 5 लैग्रांज पॉइंट कहाँ पर लाई करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो इस स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धरती और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसिल आउट कर जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? हमेशा स्टेबिलिटी मिलेगी। जो भी स्पेसक्राफ्ट हम लैग्रांज पॉइंट पर भेजेंगे, हमें ऑलमोस्ट कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। उस स्पेसक्राफ्ट पॉइंट पर बनाए रखने के लिए स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचेगा, और वो स्पेसक्राफ्ट धरती की सन के अराउंड रिवोल्यूशन साथ साथ गोल गोल घूमता रहेगा। इससे ज्यादा लंबे मिशन भी किए जा सकते हैं। दूसरा फायदा है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। लैग्रांज यानी L1 पॉइंट्स का अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पर जो भी चीज़ हम वहाँ L1 पॉइंट पर भेजेंगे वो कंटिन्यूअसली ऐसी पोजीशन में रहेगी, यहाँ से धरती और सूरज दोनों को देखा जा सकता है, और कभी भी एक दूसरे की साइडों में सूरज और धरती छिपेंगे नहीं। खुद ही सोचकर देखें, जब हम किसी स्पेसक्राफ्ट को लूनार ऑर्बिट में भेजते हैं, जैसे चंद्रयान को भेजा गया था, या फिर अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं, चांद के अराउंड गोल गोल घूमने से धरती बीच बीच में छिप जाती है। ऐसे ही धरती के गोल गोल घूमने से भी सूरज छिप जाता है। इसीलिए लैग्रांज पॉइंट इतने जरूरी है, और आदित्य L1 को पोजीशन पे प्लेस किया जाएगा। यहीं से इसका नाम आया है आदित्य L1। इससे पहले भी जो बाकी स्पेस एजेंसी ने जो सोलार ऑब्जर्वेटरी भेजी है, इन्हें L1 पर प्लेस किया गया है, जैसे कि सोलार एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में SOHO। ये ज्वाइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। L1 और L2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो धरती के सबसे करीब जो फेमस जेम्स स्पेस टेलीस्कोप है, उसे L2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है। L2 पॉइंट पर धरती सूरज को छिपा कर रखती है अपने पीछे, क्योंकि इस टेलीस्कोप को लाइट ईयर दूर देखना है। यूनिवर्स की गहराइयों में सूरज की रोशनी को छिपाना जरूरी है, क्योंकि कोई इंटरफेरेंस ना आ सके। इसलिए L2 पॉइंट यहाँ चुना गया। लेकिन आदित्य L1 वापस आए तो सूरज के बारे में क्या स्टडी करेगा, ये समझने के लिए पहले हमें सूरज के बारे में थोड़ा जानना होगा। हमारे सोलार सिस्टम का डायमीटर करीब 109 गुना ज्यादा बड़ा है धरती के डायमीटर से। वजन में ये 3,33,000 गुना भारी है धरती के कंपैरिजन में। और अगर आप विजुअलाइज करना है सूरज के साइज को धरती के साइज के कंपैरिजन में, एनिमेशन को आप देख सकते हैं। 1.3 मिलियन अर्थ एक सन के अंदर फिट हो सकती है। जैसे धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स होता है, कोर, मेंटल्स, क्रस्ट, ऐसे इस सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर सूरज के भी कोर मौजूद हैं। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को एनर्जीज में कन्वर्ट किया होता है। इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है और गर्मी निकलती है, जो हमें धरती पर गर्मी महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके एकदम बाहर रेडिएटिव जोन 70% सन का रेडियस रेडिएटिव जोन से बनता है। फिर आती है कनेक्टिव जोन, अप्रोक्सीमेटली 30% सन का रेडियस यहाँ एनर्जी ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। इसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसे हमने नाम दिया फोटोस्फीयर। इवन दो हम इसे सरफेस कहते हैं, लेकिन असलियत में सन का कोई सरफेस नहीं होता, जिसे धरती पर जैसे धरती का सरफेस होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा मौजूद हैं।
तो इसे सूरज की एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। यहाँ पर तापमान काफी हद तक ठंडा हो जाता है, 5500 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फेयर की लेयर, जहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है, 6000 डिग्री सेल्सियस से 20000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर एक पतली सी लेयर है ट्रांजिशन रीजन नाम से, और उसके बाद सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है जिसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना के लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा मौजूद होता है, 1 to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आखिर क्या कारण है कि सन का कोर इतना गर्म है लेकिन सरफेस ठंडा हो जाता है, और फिर कोरोना वाली लेयर फिर से इतना गर्म हो जाती है? ये सवाल अभी भी मिस्ट्री है। साइंटिस्ट के लिए हो सकता है आदित्य L1 का स्पेस मिशन यहाँ कुछ राज खोलेगा। साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी बनाई है इसके पीछे रीजनिंग को लेकर, लेकिन फॉर श्योर कोई नहीं जानता कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। जब हम सूरज को धरती से देखते हैं तो यूजुअली हमें फोटोस्फेयर की लेयर दिखती है, लेकिन जब सोलार इक्लिप्स होता है तो एक रेडिश ग्लो हमें दिखता है सोलार इक्लिप्स के अराउंड, और वो क्रोमोस्फेयर की लेयर होती है, और टोटल सोलर इक्लिप्स में लेयर छिप जाती है और सिर्फ कोरोना की लेयर दिखती है। बहुत ही फेंट साइट हैलो टाइप का बन जाता है सन के अराउंड। आदित्य L1 का मिशन है सन के ऊपर 3 लेयर को स्टडी करना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर आखिर ये किया कैसे जाएगा? इस पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट की बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सूरज से क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं। सबसे पहले हीट और लाइट, और इसके अलावा हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है सूरज से। इसमें ना सिर्फ हमारी विजिबल लाइट बल्कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। ये एक्स रेज और गामा रेज बहुत हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, लेकिन हमारी धरती की एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट कर लेती है हमें। लेकिन इन सब के अलावा सूरज से निकलती है सोलर विंड। सोलर विंड बेसिकली बहुत बड़ा बहाव है चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। ये सोलर विंड जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो हमें नॉर्दर्न लाइट देखने को मिलती है। यही सुंदर सी रोशनी आसमान में जो स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों में देखने को मिलती है। इसके अलावा सूरज से निकलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, CMES। ये सोलार विंड और मैग्नेटिक फील्ड के बहुत बड़े बस्ट होते हैं। फिर निकलते हैं सूरज से कभी कभार सोलार फ्लेयर्स, जो लाइट और एनर्जी के बड़े इंटेंशन होते हैं। अभी इन सब चीजों को मेजर करने के लिए L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। पहला विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, शॉर्ट में वेल्फ, कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में सूट, सूरज की फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की इमेजिंग लेगा और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में सोलेक्स। और चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में हीलिवोस। ये दोनों सूरज से निकलती एक्सरे को स्टडी करेंगे, स्पेसिफिकली सोलर फ्लेयर्स का जो एक्सरे निकलती है। पांचवा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में एस्पेक्स। छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्ट में पापा। ये दोनों सोलर विंड की स्टडी करेंगे। आखिरी है मैग्नेटोमीटर, इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना, वो मैग्नेटिक फील्ड जो L1 पॉइंट पर आ रही है। इन 7 में से 4 डायरेक्टली सूरज को स्टडी करेंगे और बाकी 3 उस L1 पॉइंट के आसपास मेजरमेंट करेंगे। ये चीज अब आप समझ ही गए होंगे कि धरती से बाहर निकलना जरूरी है इन मेजरमेंट को लेने के लिए, क्योंकि धरती की एटमॉस्फेयर बहुत सारी रेडिएशन, एक्सरे और अलग अलग चीजों का धरती के अंदर आने से रोकती है, जो कि इंसानों के लिए अच्छा है लेकिन एक्चुअली में स्टडी करने के लिए अच्छा नहीं है। बाकी और सन के मिशन की बात करी जाए तो 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका मकसद था सन की जो कोरोना लेयर है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना। इसके अलावा एक सोलर ऑर्बिटर भी था जो नासा और ESA के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में। सबका मकसद एक ही है कि सूरज को बेहतर समझ पाएं, स्पेसिफिकली सूरज से बाहर निकलने वाली हानिकारक रेज हैं, इन्हें हम बेहतर समझ पाएं।